हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एपिलेप्सी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और एपिलेप्सी क्यों होती है। तो गाइस, एपिलेप्सी जो रहती है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहती है जिसमें ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगते हैं, जिसके कारण रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर्स आते हैं और पेशेंट का कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि एपिलेप्सी कितने प्रकार की होती है। तो गाइस, एपिलेप्सी मेनली टू टाइप्स की रहती है, पार्शियल सीजर एंड सेकंड आता है जनरलाइज सीजर। तो पार्शियल सीजर जो रहती है वो ब्रेन के ओनली वन हेमिस्फीयर में होती है। तो गाइस, ये फर्दर टू टाइप्स की होती है, सिंपल सीजर्स एंड सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स सीजर। तो जो सिंपल सीजर रहती है गाइस, उसमें पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस रहता है उसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं आती है, पेशेंट अपने होश में रहता है, लेकिन इसमें कुछ मोटर सिम्टम जैसे कि पसीने का आना एंड लिप्स का ब्लिंक स्मैकिंग होना, आइस का ब्लिंकिंग होना एंड प्यूपल्स का डायलेट होना और स्वेटिंग का आना, ये सारे सिम्टम जो रहते हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारे कॉम्प्लेक्स सीजर रहते हैं उसमें पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस रहता है वो लॉस हो जाता है और कुछ टाइम के बाद पेशेंट जो रहता है वो फिर से कॉन्शियस में आ जाता है। इसमें कुछ सिम्टम्स जैसे कि पेशेंट का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है ना, काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, अपने कपड़े उपड़े निकालने लगता है, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, कुछ चीज़ सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो ये कुछ सिम्टम जो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में दिखाई देते हैं। देन सेकंड आता है हमारा जनरलाइज सीजर। तो जनरलाइज सीजर गाइस ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर में दिखा देता है ना। एंड ये फर्दर 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है अब्सेंस सीजर, सेकंड आता है मायोक्लोनिक सीजर, थर्ड आता है क्लोनिक सीजर एंड फोर्थ आता है टोनिक सीजर एंड टोनिक क्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर एंड इन्फेंटाइल स्पाज्म। तो ये 7 तरह के जनरलाइज सीजर होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अब्सेंस सीजर क्या होता है। तो गाइस, अब्सेंस सीजर को हम पेटिट-मल सीजर्स भी कहते हैं, जो कि मेनली 13 से 16 साल के बच्चों में दिखाई देता है। इसमें गाइस सडनली जो पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस रहता है वो लॉस हो जाता है 10 से 30 सेकंड के लिए, और जो पोस्चरल टोन रहता है वो भी लॉस हो जाता है, जिसके कारण वो गिर जाता है। सेकंड आता है मायोक्लोनिक सीजर्स। तो मायोक्लोनिक सीजर में शॉक लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये लेस देन सेकंड के लिए होता है, काफ़ी कम समय के लिए मायोक्लोनिक सीजर जो रहते हैं वो होते हैं। थर्ड आता है क्लोनिक। तो क्लोनिक का मतलब होता है कि मसल्स का रिलैक्सेशन होना, है ना। तो यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो रहता है दोनों साथ में ही होता है। देन फोर्थ आता है टोनिक। टोनिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सस्टेन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है और पोस्चरल टोन भी जो रहता है वो लॉस हो जाता है और पेशेंट जो रहता है गिर जाता है। देन फिफ्थ आता है टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड mal सीजर। तो इसमें पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस रहता है वो सडनली लॉस हो जाता है और इसमें 2 फेज़ रहते हैं। फर्स्ट आता है टोनिक फेज़। टोनिक फेज़ में जो पेशेंट जो रहता है उसके जो स्मूथ मसल्स रहते हैं वो काफ़ी रिजिड हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं ग्राउंड में, एंड उसका जो रिस्पिरेशन रहता है वो भी इंटरप्टेड हो जाता है और ये लगभग 1 मिनट के लिए रहता है। देन इसका आता है क्लोनिक फेज़। तो क्लोनिक फेज़ में जो मसल्स रहते हैं उसकी जर्किंग होती है, मसल फ्लैसिड हो जाता है ना, टंग को बाइट करने लगता है पेशेंट, टैकीकार्डिया होता है, हैवी सलाइवेशंस भी देखने को मिलता है। देन अब हम देखेंगे कॉज ऑफ एपिलेप्सी। तो कैसे एपिलेप्सी बहुत सारे कारण से होते हैं। फर्स्ट है कि हाई फीवर, जब इन्फेंट्स रहते हैं बच्चे तो उस टाइम पे उनको काफ़ी हाई फीवर होता है, तो उस कारण भी एपिलेप्सी हो सकता है। ड्रग यूज़ के कारण, अल्कोहल विड्रॉल्स के कारण, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण, हेड ट्रॉमा के कारण, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शंस, स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को डायबिटीज़ वगैरह रहती है तो उस केस में भी जो पेशेंट रहते हैं उसको एपिलेप्सी होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइस, अब हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। तो गाइस, जब भी कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो हमारा जो सोडियम वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होता है और वेस्कुलर जो है रिलीज होता है, जिसके कारण जो हमारे इस वेसिकल्स का रप्चर होता है और गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होता है और इनिबिटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो शो होता है। और इसी सिनेप्टिक लेवल से हमारा जो ग्लूटामेट भी रिलीज़ होता है, देन वो फर्दर अपने AMPA रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होता है और एक्साइटेटरी इफेक्ट जो रहता है वो मिलता है। तो इस तरह से इनिबिटरी और एक्साइटेटरी इफेक्ट जो रहता है दोनों साथ में मिलता है और इन दोनों का बैलेंस रहता है। लेकिन गाइस, बहुत सारे इंजाइमेटिक यहाँ पे रिएक्शंस होती है, एक्टिविटी होती है, या बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं जिसके कारण इनिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण एपिलेप्सी होती है। तो ये जैसे कि हम जानते हैं कि एपिलेप्सी के केस में जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण एक्सेसिव नर्व फायरिंग होती है और रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर्स जो रहते हैं वो दिखाई देते हैं। तो हमको जब हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का यूज़ करेंगे तो उसका मेन टारगेट यही रहता है कि वो इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण सोडियम चैनल इनएक्टिव हो जाएगा और मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण
जो ग्लूटामेट रहता है वो रिलीज़ नहीं होगा और अपने रिसेप्टार्स के साथ में बाइंड नहीं होगा, जिसके कारण एक्साइटेटरी इफेक्ट जो रहता है वो नहीं मिलेगा। एंड थर्ड सेकंड आता है कि हम इस ग्लूटामेट रिसेप्टार्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण जो ग्लूटामेट जो रहते हैं अपने रिसेप्टार्स के साथ में बाइंड नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण एक्साइटेटरी इफेक्ट जो रहता है वो नहीं मिल पाता है। देन सेकंड हम समझेंगे गाबा को। तो गाबा को हम एक अलग डायग्राम से समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर अपना एक्टिविटी कैसे शो करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गाबा का सिंथेसिस कैसे होता है। तो गाबा सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, देन वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ से ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये गाबा का सिंथेसिस करता है और ये देन वेसिकल्स में स्टोर होता है। देन यहाँ से स्टेप जब वेसिकल्स रप्चर होता है तो ये सिनेप्टिक क्लेव में आता है और यहाँ पे रिसेप्टार्स के साथ में बाइंड होता है और अपनी इनिबिटरी एक्टिविटी जो रहती है वो शो करती है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहती है या बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं, जिसके कारण जो गाबा की अवेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण ये इस रिसेप्टार्स के साथ में बाइंड नहीं हो पाता है और अपना इनिबिटरी एक्टिविटी जो शो नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, हमारा जो इस ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा वो सिंथेसाइज होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सोडियम वॉल्प्रेट का। तो सोडियम वॉल्प्रेट जो रहता है हमारा ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है वो सिंथेसाइज होगा और जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है वो इस सिनेप्टिक क्लेव में आता है और अपनी इनिबिटरी एक्टिविटी शो करता है। देन सेकंड आता है गेट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट है जहाँ से हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक हो रहा है एंड वो फर्दर हमारे इस न्यूरॉन्स में आ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहती है उसकी अवेबिलिटी जो रहती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो अपना इनिबिटरी एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। तो हम इस गेट को बंद कर देंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टियागाबाइंस। तो टियागाबाइंस जो ड्रग रहते हैं वो इस गेट को बंद कर देंगे, जिसके कारण हमारे जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा उसका रीअपटेक नहीं होगा और यहाँ पे गाबा की अवेबिलिटी जो रहती है वो बढ़ जाएगी और वो अपनी इनिबिटरी एक्टिविटी रहती है वो शो करती है। देन यहाँ पे फर्दर हमारा गाबा ट्रांसएमिनेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि इस गाबा को डिग्रेड करता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेगाबेट्रिन का, जो कि इस गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण गाबा की एबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी और फिर वो फर्दर अपना इनहिबिटरी एक्टिविटी शो करती है। देन फोर्थ आता है हमारा गाबापेंटिन। तो गाबापेंटिन जो रहता है इस वेसिकल से हमारे जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रहता है उसके रिलीज़ को प्रमोट कर देती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहती है इस सिनेप्टिक क्लेव में आता है और अपने रिसेप्टार्स के साथ में बाइंड होता है। देन फिफ्थ आता है हमारा बेंजन डाइजेपाइन एंड बारबिचुरेट। तो बेंजीन डाइजेपाइन एंड बारबिचुरेट जो रहता है वो इस गाबा रिसेप्टार्स के साथ में बाइंड होता है ना, और इसको मतलब एक्टिवेट कर देता है और उसका हाइपर पोलराइजेशन काउज करता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन मतलब डिप्रेशन इफेक्ट जो रहता है मिलता है और इसी तरह से अपना इनिबिटरी एक्टिविटी जो रहता है वो शो करता है। एंड हमारी जो तीसरी स्ट्रेटजी रहती है कि हम इस टी टाइप के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें, है ना, जिसके कारण हमारा जो एक्शन पोटेंशियल जो आता है वो जनरेट नहीं होगा। तो गाइस ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल रहा है उसको इनएक्टिवेट करना है, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल जो रहता है वो जनरेट नहीं होगा। देन सेकंड जो रहेगा हम गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की एबिलिटी को इंश्योर करना है, जिसके कारण हमको इनिबिटरी एक्टिविटी मिले, है ना। देन थर्ड आता है हम इस ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, जिसके कारण हमको एक्साइटेटरी इफेक्ट जो रहता है कम मिले, है ना। और फोर्थ आता है हम टी टाइप के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो गाइस ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।